तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक कहानी को सुनाने के लिए, स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख लो तो पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो। तो आज की कहानी में सिर्फ लड़कियां नहीं, सिर्फ महिलाएं नहीं, बल्कि लड़का और आदमियों को भी अपनी इज्जत और अपने आप को कितना बचाए रखना होता है, इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि इस कहानी में एक व्यक्ति है, शादीशुदा व्यक्ति है, जवान आदमी है। वो आदमी एक ब्लैकमेलिंग का शिकार होता है और उसके पास कोई चारा नहीं था, उसे मजबूर कर रहा था, और धीरे धीरे उस व्यक्ति से करीब 30 लाख रुपए लूट लिया जाता है। अब वो व्यक्ति लुटाते रहता है। आखिरकार उस व्यक्ति के पास अब कोई चारा नहीं बचता। अब वो मरने के बारे में सोचता है, जो अब मैं क्या करूं, मेरे घर परिवार कैसे चलेगा, मैं कर्ज में डूबते जा रहा हूं। इस वजह से वो व्यक्ति मरने का सोचता, क्योंकि वो डिप्रेशन में जा चुका था ऑलरेडी। लेकिन मरने से पहले फिर उसको एक बार ख्याल आता है, जो मैं तो चला जाऊंगा, मेरी तो मौत हो जाएगी, मुझे इस ब्लैकमेलिंग से छुटकारा मिल जाएगी, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी बीवी, मेरे बच्चों का क्या होगा और मेरे परिवार का क्या होगा। इसीलिए उस आदमी ने आखिरी बार एक फैसला किया, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं पुलिस के पास जाऊंगा और पूरा मैटर जो भी मेरे साथ आज तक हुआ है, वो सारी बात जो है मैं पुलिस को बताऊंगा। और उस व्यक्ति ने जो भी सोचा था बहुत अच्छा सोचा था। पुलिस के पास जाती है, पुलिस को पूरी बात बताता है। पुलिस तो हैरान हो जाता है, पुलिस उस व्यक्ति की तरफ देखने लगता है, जो एक अट्टा खट्टा व्यक्ति को, जवान व्यक्ति को कैसे कोई महिला अपने हवस का शिकार बना सकती है और ब्लैकमेलिंग कर सकती है। तो पूरी घटना जब वो व्यक्ति बताता है, पुलिस को धीरे धीरे उस व्यक्ति के ऊपर यकीन होने लगता है, जो ये व्यक्ति जिस हिसाब से बता रहा है। क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेशन में जा चुका था, वो बहुत परेशान था, और अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़ें, जो भी हुआ था उस व्यक्ति के साथ, सब कुछ जब पुलिस को बताता है, पुलिस यकीन कर लेता है और उस व्यक्ति के कहने पर उस महिला के पास जाकर पहुंचता है। लेकिन जब तक जाता है वो महिला फरार हो जाती है। उस महिला के बारे में अभी तक पुलिस को खबर नहीं मिली, लेकिन पुलिस अलग अलग जगहों में खबर फैला दिया। उस महिला और उस महिला के जो साथी होता है उसके बारे में भी बता दिया गया है, जो इस महिला को अगर किसी ने भी देखा तो तुरंत पुलिस से कांटेक्ट करें। तो बड़ी दर्दनाक घटना है। हो सकता था इसमें एक मर्डर भी होता, या खुदकुशी कर लेता, या और भी कुछ हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने जो पुलिस का सहारा लिया, वाकई बहुत अच्छा किया। तो कहानी है हरियाणा प्रदेश का। हरियाणा प्रदेश का एक पुलिस थाना लगता है प्रतापनगर पुलिस थाना, और इसी प्रतापनगर पुलिस थाने में एक व्यक्ति रहा करता था। वो व्यक्ति शादीशुदा, उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूंगा। वो व्यक्ति शादीशुदा होता है, बाल बच्चों वाले हैं, यानी भरा पूरा परिवार में वो व्यक्ति रहा करता था। व्यक्ति अच्छा खासा काम भी करता था। वो एक इलेक्ट्रिशियन था, यानी वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। और जिस इलाका में वो रहता था, और जिस इलाका में उसकी एक दुकान भी थी हार्डवेयर की, उसी हार्डवेयर की दुकान में वो बैठा करता था। और उस इलाका में जिनको भी इलेक्ट्रिशियन की मतलब कुछ खराबी होती है, तो उसके नाम के वजह से उसको बुलाया जाता था। अब उस व्यक्ति का पहचान बहुत था, इज्जत भी था, नाम भी था, जिसके चलते वो व्यक्ति देखा जाए तो हर कोई जानता था नाम से। तो इसीलिए 28 तारीख को, 28 अगस्त 2025 की बात है ये, वो व्यक्ति जो है उसी प्रताप नगर पुलिस थाने में जाता है। और जाने के बाद बहुत परेशान दिख रहा था। पुलिस वाले को, एसएचओ को पूरी बात बताता है, जो साहब मैं ये कंप्लेंट लिखाने आया हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। पुलिस वाला हैरान हो जाता है। पुलिस वाला सुनना चाहता था, जो आखिर क्या बात हो गई, इस व्यक्ति के साथ मरना क्यों चाहते हैं और क्यों परेशान है इतना, जब वो खुद चल कर आया है। तो पुलिस वाले ने सोचा, जो ठीक है इसकी कहानी सुना जाए। उस व्यक्ति को कहता है, जो बताओ आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्यों तुम इतना परेशान हो और क्यों तुम मरना चाहते हो। वो व्यक्ति मुंह खोलता है। खोलने के बाद जब बताता है तो पुलिस वाले को यकीन नहीं होता। पुलिस वाला सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। लेकिन जब कहानी धीरे धीरे आगे बताते जाता है, आगे बढ़ते रहता है, तो पुलिस वाले जो है एकदम से खामोशी से उस व्यक्ति को सुनता है, और आखिरकार पुलिस को भी यकीन हो जाता है, नहीं
ये व्यक्ति जो कुछ भी बोल रहा है, जो कुछ भी कह रहा है, इसमें 100% सच्चाई है। ये व्यक्ति का परेशानी और इस व्यक्ति जिस हिसाब से कह रहा है, इसमें झूठ नज़र नहीं आ रहा है। तब पुलिस जो है उस व्यक्ति का बात सुनता है, एक रिपोर्ट दर्ज करता है और जिस बारे में बताया गया उस महिला के घर पे पहुंचता है, क्योंकि एक महिला के बारे में वो बता रहा था। लेकिन जब घर पे पहुंचता है तो देखता है कि महिला फरार हो चुकी थी। महिला का एक साथी भी था जो उसका पति बताया जा रहा था, लेकिन वो पति भी गायब था। अब उसके बारे में ढूंढा जाता है और पुलिस ऐलान करता है, पुलिस खबर दी जाती है, अलग अलग पुलिस स्टेशन में बता दिया जाता है, खबरी को लगवा देते हैं और ये बताता है इस महिला और इस महिला के जो पति बताया जा रहा है, जो मनोज होता है नाम और महिला का नाम होता है रचना। इन दोनों के बारे में अगर किसी को भी पता चले तो फौरन पुलिस को खबर दे। आखिर उस व्यक्ति ने क्या सुनाया था और उसका क्या परेशानी थी। दरअसल वो व्यक्ति 28 अगस्त को जाकर जब प्रताप नगर पुलिस थाने में एसएचओ को पूरी बात सुनाता है, बात कुछ यूँ था, उसका कहानी कुछ यूँ था। वो व्यक्ति बताता है जो सब मैं इसी प्रताप नगर पुलिस थाने के अंदर ही मेरा गांव आता है, उस गांव का नाम बताता है, जो उस गांव का मैं रहने वाला हूँ। मेरा एक हार्डवेयर की दुकान है और मैं खुद एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन हूँ, यानी मेरे इलाका में जितने भी काम घर घर में जाकर मैं काम करता हूँ। इसी बीच मेरी दुकान में मैं एक दिन बैठा हुआ था, एक दो जन आता है, दो व्यक्ति आते हैं, एक उसमें महिला होती है और एक आदमी होता है। दोनों का पहचान देता है। जो आदमी कहता है मेरा नाम मनोज है और ये मेरा पत्नी रचना है और आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत जाना है, आप बहुत अच्छा काम करते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा जो हाँ वाकई आपने सही सुना, आपका कुछ कराना है, आपका कुछ घर में खराबी हुआ या फिर कुछ और कहना चाहते हो। तो मनोज इस पे कहता है भाई मैं दरअसल जॉब करता हूँ और मेरी पत्नी ये रचना है, 25 साल उम्र है। रचना जो है घर पर अकेली बोर होती है और इसे कुछ काम सीखना है, तो आपकी दुकान में ऐसा टाइम अगर मिले तो मेरे पत्नी को आप काम सिखवा देंगे। इस बार वो व्यक्ति थोड़ा हैरान होकर उस व्यक्ति और उस महिला की तरफ देखने लगते हैं। जो एक 25 साल की महिला भली शादीशुदा थी, लेकिन एक दुकान में आकर काम सीखेगी, अजीब तो लगा। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा जो साहब मैंने उस टाइम तो हाँ कर दिया। देखिए मैं दुकान पर ज़्यादा टाइम नहीं रहता हूँ। हाँ, अगर आपके पत्नी को दुकान पर रहकर काम सीखना है तो दुकान पर आ सकती है। जब मैं रहूँगा दुकान पर तब मैं उन्हें जो भी काम होएगा सीखने के लायक मैं सिखा दूँगा। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर मैं बाहर पे ही रहता हूँ, मैं लोगों के घरों घरों में जाता हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं और उनका काम कराते हैं। तो इसमें मनोज राज़ी हो जाता है और कहता है ठीक है। उसके बाद रचना का नंबर मुझे दे देता है और मेरा नंबर भी उन लोग ले लेता है। उसके हफ्ता भर के अंदर रचना जो है 2-1 बार मेरी दुकान पे आई हुई थी, लेकिन मैं नहीं मिलता हूँ। दुकान में काम करने वाला जो लड़का है, उस लड़का के साथ वो बात करके गई और मैं नहीं था तो वो चली गई थी और कह के गई थी जो बता देना रचना आई हुई थी काम के लिए। अब जब मैं एक बार सुना तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, चलो आइए तो क्या है, मैं तो पहले ही बताया था जो हाथ पकड़ कर काम नहीं सिखा सकता हूँ। जब मैं दुकान में रहूँगा, अगर वो काम पर आएगी, सीखना चाहेगी तो अगर मैं फ्री रहूँगा तो सिखा दूँगा। लेकिन वो चली गई, बताया लड़का ने, तो मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा वो आई थी। जब दोबारा आई थी तभी भी मैं नहीं था, मेरा लड़का ने वैसे ही बताया। रचना ने फिर से बता के गई जो बता देना तुम्हारा बॉस को, तुम्हारा सेठ को, जो रचना आई थी। इस पर जब मेरे लड़का ने मुझे बताया, मेरे काम करने वाला जो दुकान में, वो लड़का ने बताया जो वो मैडम फिर से आई थी और बता के गई, जो बता देना रचना आई थी, कम से कम फ़ोन तो कर ले। अब इस बार जब बताया तो मेरे पास उनका उस रचना का नंबर था, इसलिए मैंने उसको फ़ोन लगा दिया, पूछा, हाय हेलो किया। रचना कहने लगी हाँ मैं दो बार आई और काम सीखने के लिए, लेकिन आप तो दुकान पे रहते ही नहीं हो। तो मैंने उससे कहा देखो मैं पहले ही बताया था जो मैं दुकान में ज़्यादा टाइम नहीं रहता हूँ। हाँ, अगर आप दुकान में आना चाहते हो, दुकान में रहना चाहते हो, तो दुकान में काम सीखना चाहते हो तो रहोगे। अगर मैं कभी दुकान में रहा तो कोई सिखाने के लायक रहेगा तो मैं सिखा दूँगा, तो मेरे भरोसे में मत रहना। तो इसमें रचना कहती है वो तो बात ठीक है, लेकिन आप अभी दुकान पे हो क्या? तो वो व्यक्ति बताता है जो हाँ मैं दुकान पर हूँ। तो रचना इस पर कहती है, ये 2023 की बात है। रचना कहती है दरअसल मेरे घर में एक इन्वर्टर है, वो चल नहीं रहा है, वो बंद पड़ गया, तो आप अगर ज़रा देख लेना। वो घर का एड्रेस देती है, मैं उनके घर पे पहुँच जाता हूँ। जब घर पे पहुँचता वो इन्वर्टर दिखाती है, तो देखने के बाद मैं जैसे ही उसको ऑन करता हूँ तो वो चालू हो जाता है। फिर मैं कहता हूँ अरे रचना मैडम ये तो चालू है।
तो रचना कहती है, "अरे हाँ, मैं तो कई मर्तबा इसका बटन ऑन किया लेकिन वो चालू ही नहीं हो रहा था। देखिए आपका हाथ लगते ही वाक़ई आपके हाथ में जादू है। आपके हाथ लगते ही ये चालू हो गया।" उसके बाद मैं कहा ठीक है, तो फिर मैं जाऊँ। तो रचना इस पे कहती है, "आप इतना दूर आ ही गए हो और मेरे घर पे पहली बार आए हो तो आप चाय पी लो।" मैं पीना नहीं चाहता था लेकिन रचना कहने लगा, 2-3 बार कहा, जो "ना मत कीजिए, मैं भी आपके बहाने में पी लूँगी, मैं चाय बनाने ही जा रही थी।" तो मैं भी बैठ जाता हूँ चाय पीने के लिए, वो किचन रूम में जाती है, 2 कप चाय बनाकर लाती है। एक कप मुझे थमाती है और एक खुद 1 कप लेकर बैठ जाती है। उसके बाद मैं चाय पीने लगता हूँ, चाय की चुस्की लेता हूँ और उसके बाद दोनों में बातचीत होता है। लेकिन जब मैं चाय की चुस्की ले रहा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नशा-सा हो रहा था। मैं नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, लेकिन मैं पूरी चाय पी गया। लेकिन पूरी चाय पीने के बाद मेरे शरीर के अंदर एक गर्मी-सी महसूस हो रहा है, गर्माहट पैदा हो गया। और मैं शादीशुदा बाल-बच्चों वाला हूँ, तो मुझे समझने में देर नहीं लगा। तो मैं समझ गया इस चाय के अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ मिलाया गया है, जिसके चलते मेरे साथ ये हो रहा है। मैं जल्द से जल्द उस घर से बाहर आना चाहता था। लेकिन तभी जो है, रचना जो है एकदम मेरे करीब आते हैं और मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं, "इतना भी क्या जल्दी है? आप बैठो ना, थोड़ा टाइम बैठो ना। अब मेरा पति जो है बाहर चला गया, वो अभी नहीं आएँगे।" इतना कहते-कहते वो मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। मुझे अजीब-सा लगा और मैं ऊपर से मेरे को ये नशा वाला गोली खिला दिया था, शायद नशे का कुछ चीज़ उस चाय के साथ पिला दिया था। तो मेरे शरीर के अंदर भी गर्माहट पैदा होने लगी। तो मैं ज़्यादा तो विरोध नहीं किया, लेकिन रचना जो है कहने लगी, "जो मेरा पति आप अभी नहीं आएँगे। आप बेफ़िक्र रहें, आप परेशान ना हों, आप किसी से डरिए मत। जो कोई आ जाएगा, कोई नहीं आएगा।" मैं समझ गया था इस रचना का इरादा क्या है। आखिरकार रचना जो है मुझे लेकर उस घर के बेडरूम में चले जाते हैं और बेडरूम में जाते ही जो है वो मेरे से लिपट पड़ती है और मुझे नशा हो ही गया था। उसके साथ मैं भी शामिल हो जाता हूँ, यानी दोनों सहमति के साथ संबंध बनाने लगता हूँ। जब मैं पूरा संबंध बना लेता हूँ, उसके बाद मुझे एहसास होता है ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन मुझे नशे की असर था, इस वजह से मैं जल्द से जल्द उस घर से निकल आया। निकल आने के बाद मैं सोचता रहा, 2 दिन हो जाता है, 2 दिन बाद अचानक मेरे पास रचना का फ़ोन आती है। रचना कहती है, "दरअसल मुझसे एक बहुत बड़ा गलती हो गया और उस दिन जो आप आए थे मेरे घर में, आप और मैं जो दोनों मिलकर दोनों की सहमति से हुआ और मेरे पति को पता चल गया।" जैसे वो अपने पति के बारे में, मनोज के बारे में बताती है, तो मैं तो डर जाता हूँ, क्योंकि मैं इस घटना के बाद मैं खुद शर्मिंदा था और मैं खुद डर रहा था, जो अगर किसी को पता चल जाएगा मेरी इस इलाका में इज़्ज़त है, मैं लोगों के घरों में जाता और लोग मुझ पर बहुत भरोसा करता, बहुत विश्वास करता है। अगर इस बात का किसी को पता चल जाएगा, तो मेरी तो इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी, लोग थूकेंगे। लेकिन जब रचना फ़ोन करके बताती है, जो उस दिन हम दोनों मुलाकात किए थे, तो इसके बारे में मेरे पति को पता चल गया। मुझे पता ही नहीं चला, मेरे बेडरूम के अंदर कैमरा लगा हुआ था और ये सारी वीडियो जो है रिकॉर्ड हो चुका, मेरा पति ने देख लिया। अब इसमें मैं डर के बारे में रचना से कहता हूँ, जो ये सब कैसे हुआ? कुछ भी करो, इस बात को तुम बाहर मत आने देना। तो रचना कहती है, "देखो, मेरा पति मुझे बहुत चिल्लाया। मैंने उसे बताया, जो देखो इसमें मेरी गलती है और मुझसे रहा नहीं गया। वो व्यक्ति आया था और मेरी गलती की वजह से उस व्यक्ति के साथ मैंने ऐसा किया, तो उसमें उसका कोई गलती नहीं है।" ये सारी बात रचना ने बताई, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। फिर थोड़ी देर में सब बात होने के बाद मनोज का फ़ोन आ जाता है मेरे फ़ोन पर और बताता है, "जो भाई, तेरी तो इज़्ज़त उस इलाका में बहुत है, मैंने सुना था, लेकिन तू तो बहुत घटिया इंसान निकला। तूने मेरे पत्नी के साथ ऐसा घिनौनापन किया और मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड है। ये वीडियो रिकॉर्ड जो है मैं जाकर पुलिस थाने में देता हूँ, तेरे घर पे भी दिखाता हूँ, पूरे मोहल्ले में तुझे बदनाम कर दूँगा।" मेरा तो पसीना छूटने लगता है। मैं दुकान में ही बैठा था, पसीना-पसीना हो रहा था। उसके बाद मैं उसके आगे मिन्नतें करने लगता हूँ मनोज के आगे, "जो मनोज भाई, गलती हो गया। ना जाने मेरे शरीर के अंदर कुछ होने लगा था और मुझे होश ही नहीं था। मैंने ये कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। इसका हर्जाना भुगतने के लिए तैयार हूँ। इसके बदले में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत पैसा देने के लिए तैयार हूँ।" मैं उस टाइम उन लोगों को, मनोज को मैंने 2 लाख रुपए दिया था इस वीडियो को डिलीट करने के लिए। जिस वीडियो को डिलीट कर दो और इस बारे में आप भूल जाओ, इसके बदले में मैं आपको 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। 2 लाख दे देता हूँ नकद। बस मामला, मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन 2 महीने के अंदर फिर से रचना फ़ोन करती है और कहती है, "जो तुम्हारे उस एक दिन के मुलाकात में तो मुझे बर्बाद करके छोड़ दिया।
एक तो मेरा पति मुझ पर बहुत टॉर्चर कर रहा है और ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हो गई और इस जो मेरे पेट में बच्चा है ये तुम्हारा है। मेरे पति मुझ पर शक कर रहे हैं और कह रहा है कि मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करूँगा, ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता और मुझे भी लग रहा है ये बच्चा तुम्हारा है। एक और परेशानी है, फिर से मनोज का फ़ोन आता है और मनोज कहता है देख भाई, तू तो मेरे पत्नी को एक ही बार में गर्भवती बना दिया, मुझे तो लगता है ये एक बार का नहीं है, ये तुम लोग रोज़ मिलते हो, तुम लोग मेरे पीठ पीछे यही सब करते हो। लेकिन मैं मनोज को बहुत समझाता हूँ लेकिन मनोज समझ नहीं रहा था। मनोज को लगता है हम दोनों के बीच में अफेयर हो गया और हम दोनों अक्सर मिला करते हैं। अब मैं समझ गया था जो मनोज पैसा से ही मानेगा। फिर मैं कुछ पैसा करीब 5 लाख रुपए मनोज को देता हूँ जो इसका ऑपरेशन करा दो और आइंदा मैं आपके उस इलाका में नहीं आऊँगा। अगर आपको लगता है जो मैं उस तरफ आता हूँ आपकी पत्नी से मुलाकात करता हूँ, ऐसे तो मैं आता नहीं। पहली बार मैं आया था तो भी आपकी पत्नी रचना ने बुलाई थी तभी मैं आया था, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपके गली में भी कदम नहीं रखूँगा। ये बात कहकर मैंने 5 लाख रुपए देकर इस बच्चे वाला मीटर को भी सुलटा लिया था। लेकिन फिर कुछ दिन जाने के बाद फिर से मनोज का फ़ोन आता है और कहता है जो मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या, तुम दोनों का मिली भगत ने मुझे तो बदनाम करके छोड़ दिया। आज तो मेरा एक दोस्त ने बताया तुम मेरे घर पे क्या करने आए थे। अब मैं समझ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सरासर झूठ बोला जा रहा था मनोज द्वारा, क्योंकि मैं तो उस इलाका में ही नहीं जाता हूँ। गली तो दूर की बात, उस इलाका में मैं नहीं जाता हूँ। काम मिलता है फिर भी नहीं जाता हूँ ताकि किसी के नज़र में न आ जाओ जो उस तरफ मैं गया था। लेकिन यहाँ पे मनोज साफ साफ कह रहा है, मेरा दोस्त कह रहा था जो तू मेरा पत्नी से के साथ मिलता है और तू मेरे घर पे आता तेरा नाम लेकर बोला। मैं समझ गया था ये मुझे लूटने का इरादे से है। और इस बात को जब रचना कहती है जो देखो मेरा पति जो कह रहा है मान जाओ, नहीं तो तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा बदनामी है और मुझे भी जान से मार देंगे। तब मैं समझ जाता हूँ इन दोनों पति पत्नी का मिली भगत का है और मुझे लूट रहा है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सब बच्चा वाला और पेट में बच्चा और जो मैं पहली बार उसके साथ संबंध बनाया वो भी मुझे नशा हुआ था। तब मैं समझ जाता हूँ, लेकिन फिर मैं कुछ पैसा देकर इस सब मैटर से दूर भागना चाहता था। लेकिन ये उन लोगों का सिलसिला सा ही चल पड़ा था। हर कुछ दिनों में फ़ोन करते और पैसा का डिमांड करते। इस 2 सालों के अंदर 2023 से लेकर 2025 का अगस्त महीने तक मुझसे करीब 30 लाख रुपए इन लोग ने लूट लिया था। और यहाँ तक कि रचना कभी भी मेरे दुकान पे आती और महंगा से महंगा सामान उठाकर ले जाती और मैं उसे कुछ कह भी नहीं पाता। अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मेरे पास एक खोटी कौड़ी नहीं बचा। मैं लोगों से उधार ले चुका हूँ। अब उधार जिन जिन लोगों से लिया हूँ लोग मेरे से पैसा मांग रहे हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा जो मैं करूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। घर वाले भी मुझसे परेशान हैं जो आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम अच्छा खासा दुकान चलाते थे, इतना अच्छा खासा मिस्त्री हो, तो फिर तुम्हारा कर्ज कैसे बढ़ते जा रहा है। मैं घर वाले को भी कुछ समझा नहीं पा रहा था। इस वजह से मैंने फैसला करता हूँ जो मैं मर जाऊँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। इस वजह से आप लोगों के सामने आया हूँ, आप लोग मेरी मदद कीजिए। पूरी बात पुलिस को बताता है। पुलिस को यकीन हो गया था, पुलिस उस घर तक पहुंचता है रचना और मनोज का घर पे। लेकिन तब तक जो इन दोनों को भनक लग चुका था, तभी ये दोनों घर पे ताला लगाकर, क्योंकि घर उन लोग का ही था, ताला लगाकर ये दोनों फरार हो चुका है। लेकिन पुलिस का दबिश अलग अलग जगहों में जारी है और अलग अलग पुलिस स्टेशन में इन दोनों का फ़ोटो, इन दोनों के बारे में बताया गया, खबरी को लगवाया गया। जैसे इन लोगों के किसी के नज़र में आएगा उन दोनों को हिरासत में ले लिया जाएगा और उसका किए पर सज़ा भी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति जिस हिसाब से बर्बाद होते जा रहा था उसी के गलती की वजह से, क्योंकि गलती भी उसका माना नहीं जाएगा। वो एक मिस्त्री था, घर लोगों के घरों में जाता था, लेकिन तो नशा देकर जब उसके साथ संबंध बनाया गया तो उसे लगा वाकई वो एक मोमेंट था जो दोनों के बीच में हो गया था, लेकिन वो हुआ नहीं था बल्कि उसे करवाया गया था। वो एक सब प्लानिंग था। और जब ये दोनों संबंध बना रहे थे उसी घर में मनोज भी मौजूद था जो चुपके से पत्नी संबंध बना रही थी एक शख्स के साथ। वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि इन दोनों का ये काम था लोगों को ठगने का। तो इस तरीके से वो दोनों पति पत्नी लोगों को ठगा करते थे। जब तक वो दोनों पकड़ा नहीं जाएगा तब तक कोई सामने नहीं आएगा कितने लोगों को और किस किस जगह में इन दोनों ने इस कारनामे को अंजाम तक पहुंचाया। तो ये वो पूरा कहानी है जो हरियाणा प्रदेश का प्रताप नगर पुलिस थाने में दर्ज है। और इसी प्रताप नगर पुलिस थाने के अंदर एक गाँव में इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना रहेगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।